हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेईई का बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आपने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लिया, क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी पहले? तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी तब तो ठीक है, अगर नहीं पता थी तो ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नहीं जानोगे फिर आपका होगा क्या कि आप CBT 1 तो अच्छे से दे लोगे, लेकिन जब CBT 2 के बाद जब दिक्कतें शुरू होंगी तब आपको समझ में आए कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ किया है। तो बाद में जो गलती हो उसके पहले आप इस सब चीज़ों को जान जाइए, ताकि ये सब गलती आप लोग ना कर सके एग्जाम से पहले। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और मान लीजिए अभी हम लोग 16 तारीख के आसपास जेईई का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो अभी 7-8 दिन टाइम है, तो इसमें आपको देखना जरूरी है। और ये सारी चीज़ आप अच्छे से यदि समझ जाते हैं तो ये सारी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। और नहीं तो ये ऐसी गलती है जो आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझसे आपसे गलती वो हो गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए कटऑफ की तो बात हर जगह आप करेंगे, लेकिन अगर कटऑफ पार कर गया फिर भी आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। अच्छी पोस्ट का मतलब क्या कि आपने कटऑफ तो पार कर दिया, आपको जो मान ली किसी भी ब्रांच में रहेंगे वो सारी चीज़ हमें देखने वाले हैं। फिर ये भी हम लोग देखेंगे कि ओबीसी SC ST EWS को जनरल की सीट नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, क्या क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जेईई का जो कटऑफ बनेगी वो ब्रांच वाइज बनेगी या पोस्ट वाइज बनेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। देखिए आपने पढ़ाई तो खूब किया होगा, ईमानदारी से आपने पढ़ाई किया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम अब देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें, आप लोग जानिए, देखिए क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहली बात क्या है कि कटऑफ यदि आप पार कर जाते हो ना फिर भी आपको अच्छा पोस्ट नहीं मिला। अच्छा पोस्ट कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ब्रांच में, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल ब्रांच में, तो अगर मैकेनिकल ब्रांच में तो आपने जो सीट आपने सीक्वेंस डाला होगा, पोस्ट वाइज सीक्वेंस डाला होगा, कौन सी पोस्ट को ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, इस तरीके से आपने सीक्वेंस डाला हो। तो मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं जैसे RDSO, ठीक है, ये आपको जनरली मैं बताता हूँ, RDSO हो गया। फिर उसके बाद से कैरेज एंड वैगन की पोस्ट डाले होंगे, आपका सीक्वेंस कुछ भी रहा होगा, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। कैरेज एंड वैगन आ गया, फिर लोको शेड आ गया, लोको शेड, उसके बाद से जनरल इलेक्ट्रिक आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए 4 पोस्ट आपको लिए समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। आपने पढ़ाई तो खूब किया हो, लेकिन ये सब चीज़ें समझ जाओगे तो ये समय से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं कि जो जनरल की कटऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ अभी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। बाकी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का समझ लीजिएगा आप लोग, उसी तरीके से SNT का समझ लीजिएगा, उसी तरीके से आप लोग सिविल इंजीनियर में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि सबसे कम कटऑफ गई किसकी, जनरल इलेक्ट्रिकल में, और मान लेते हैं इसकी कटऑफ गई, मान लेते हैं 60 नंबर जनरल इलेक्ट्रिकल की कटऑफ गई है। तो अब मैकेनिकल में अगर कोई चेक करने आएगा तो क्या सोचेगा, मैकेनिकल की कटऑफ कितनी गई है, 60 नंबर। सब लोग तो यही बोलेंगे कि मैकेनिकल की जो कटऑफ गई है वो कितनी गई है, 60 गई है। लेकिन आप भी यही देखोगे कि यार मैंने भी तो मैकेनिकल में 60 नंबर लाया है, तो मेरा भी क्या हो गया, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और जब CBT 2 में जब जाओगे तो यहाँ से तो आपका चूंकि आपने 60 नंबर लाया और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका 60 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है, तो CBT 2 के लिए कॉलिंग आएगी। तो जब आप CBT 2 में जाओगे ना, और चाहे अब जब CBT 2 में जाओ, चाहे जितना भी नंबर ला दो, चाहे जितना भी नंबर लाओ, आपका सिलेक्शन किस में नहीं होगा, न तो RDSO में होगा, न तो कैरेज वैगन में होगा, न तो लोको शेड में होगा, केवल और केवल इसी में होगा। भले ही आपका नंबर CBT 2 में चाहे कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन आपका सिलेक्शन किस में होगा, जनरल इलेक्ट्रिकल में होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कैसा हुआ, क्या होगा, हुआ ये होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक की कटऑफ भले ही 60 गई, लेकिन RDSO की कटऑफ 90 चली गई थी, कैरेज एंड वैगन की मान लेते हैं कि 70 चली गई थी, और लोको सेट की 65 चली गई थी। तो आप जिस कैटेगरी में CBT 1 को पास करेंगे, आपको CBT 2 में उसी के लिए आपको फाइट करना है बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले इसी जानना जरूरी था। और यदि जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना पता है कि तमाम स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं है कि उनको कैटेगरी वाइज के साथ साथ आपको पोस्ट वाइज कटऑफ को भी पार करना। अब एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका सबसे ज़्यादा RDSO में 90 नंबर आ गया, तो अगर वो 90 नंबर ला दिया ना, तो जब CBT 2 में जाएगा तो इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका स्कोर सबसे ज़्यादा आ जाता है, सारे कटऑफों को पार कर देता है, जितने भी पोस्ट है सारे कटऑफों को पार कर देगा, तो CBT 2 में आपके लिए एकदम ओपन है, हर एक पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके CBT 1 में केवल एक पोस्ट का कटऑफ पार कर पाए, तो CBT 2 में जब जाओगे तो केवल एक ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, अभी आप समझ गए तो ठीक है, और जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे और उनको बाद में ही समझ में आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझ लो कि अगर आपने जिसका कटऑफ पहले पार कर दिया है उसी के लिए आपको फाइट करें। इसीलिए कोशिश करिएगा कि
कि आप अधिक से अधिक नंबर लाएं और ताकि आपका सिलेक्शन सबसे ऊपर वाली पोस्ट अच्छी पोस्टों में हो सके, और आपका जो 1 नंबर की जो पोस्ट रखे होंगे ना, जो भी अपने 1 नंबर की पोस्ट रखे होंगे, तो वो 1 नंबर की पोस्ट के कट ऑफ को आपको पहले पार करना होगा, तभी वो मनपसंद की आपको पोस्ट मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप बहुत लोग कट ऑफ तो पार कर लेते लेकिन उनको अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा जो लोग उसको 1 नंबर पे डाले होंगे। तो 1 नंबर का कट ऑफ आपको CBT 1 में ही पार करना पड़ेगा, CBT 2 की तो बात में बात है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस चीज़ को तो आपने समझ गए होंगे, एक लाइन तो आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे OBC वाली कैंडिडेट वाली कंडीशन समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपका नंबर कितने ज़्यादा से ज़्यादा लाना है तभी आपका होगा, नहीं तो फिर होगा क्या कि आप लोग परेशान हो जाओगे, बाद में कहोगे कि यार मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ तो पार किया था CBT 1 में, फिर CBT 2 में मुझे ये पोस्ट क्यों नहीं मिला, मुझे बाहर क्यों किया गया। तो अब ये चीज़ समझ गए, आशा करते हैं कि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, लेकिन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो कट ऑफ पार करने में समझ गए क्यों। अब अच्छा पोस्ट के लिए क्या करना होगा, आप जो 1 नंबर पर रखे होंगे उससे कट ऑफ को आप लोग शुरू में ही पार करिएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा ये कि OBC ST SC EWS को UR की सीट कब नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप मान लीजिए CBT 1 का एग्जाम देने जाओगे JEE में। ठीक है, CBT 1 का एग्जाम देने जाओगे और जनरल की कट ऑफ बनेगी, OBC की कट ऑफ बनेगी, SC की कट ऑफ बनेगी, ST की बनेगी और EWS की कट ऑफ बनेगी, सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। ये तो आप ही जानते हो, सारे कट ऑफ की सारे कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग बनती है, ये भी पता है। तो अगर आप स्टूडेंट CBT 1 में यदि आप जनरल की कट ऑफ को पार कर गए, जनरल वाले स्टूडेंट तो हमेशा जनरल में ही रहेंगे, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 2 ही कंडीशन होती है। तो जनरल वालों की समस्या नहीं, समस्या कहाँ पे है, OBC को, SC को, ST को और EWS को, इन्हीं चारों में दिक्कत है। अगर मान लीजिए आप OBC स्टूडेंट हैं, और CBT 1 में केवल OBC में क्वालिफाई कर पाए, आपने जो कट ऑफ OBC को पार किया, तो आप जब CBT 2 में जाओगे ना, तो आप भले ही जनरल से ऊपर नंबर ला दो लेकिन आपको अपने कैटेगरी में ही रहना है, आपके कैटेगरी को पार नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि OBC की कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चली जाती है। यही मेन रीजन रहता है, अगर आप एक बार आपने किसी कैटेगरी का फायदा उठा लिया तो आप हमेशा उसी कैटेगरी में रहोगे। या ये भी हो सकता है OBC SC और ST अगर एज का फायदा उठा लिए रहोगे, मतलब इन तीनों ग्रुप में अगर एज का फायदा उठा लिया यानी उम्र का फायदा उठा लियो फॉर्म भरते समय ही, तब तो CBT 1 में भी आपको उसी में रहना, CBT 2 में भी उसी रहना और फाइनल में भी आपको अपने कैटेगरी में ही रहना है। ठीक है, उसी तरह से EWS का कोई स्टूडेंट है और अपनी कैटेगरी में वो पास करता है CBT 1, तो हमेशा वो हमेशा वो काउंट किस में होगा, EWS में ही काउंट होगा। इसीलिए अगर SC कैंडिडेट है, अगर CBT 1 में SC का कट ऑफ पार करता है केवल और जनरल की कट ऑफ को नहीं पार कर पाता तो हमेशा SC कैटेगरी में ही बना रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आप EWS में हो, SC में हो, OBC में हो, SC में हो, किसी भी कैटेगरी में आप हो, तो आप लोग करिएगा क्या कि पहली बार आप लोग कोशिश करिएगा कि आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर जाए, और यदि आप जनरल कैटेगरी एक बार पार कर जाते हैं तो CBT 2 में फिर आपको मौका मिल जाएगा, आप अपने कैटेगरी में आके भी अपने कट ऑफ को पार कर सकते हो। एक आपके पास फायदा रहेगा, बेनिफिट आपके पास हमेशा बना रहेगा। इसीलिए कोशिश करिएगा अधिक से अधिक नंबर लाएं ताकि आप जनरल की सीटों पे यानी कि जनरल कैटेगरी में आप लोग CBT 1 को क्रॉस कर दें और CBT 2 में आप लोग अच्छे सारे हर जगह एलिजिबल रहोगे आप लोग। ठीक है, मतलब जिस भी कैटेगरी में रहोगे उसमें तो रहोगे ही रहोगे। जैसे अगर मान लो CBT 1 में अगर कोई देखो, अगर OBC का कोई स्टूडेंट है और OBC का स्टूडेंट जनरल को पार कर दिया है CBT 1 में, तो CBT 2 के लिए जनरल में भी रहेगा वो और OBC में भी रहेगा, किसी में भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपने किसी आरक्षण का फायदा उठा लिया तो आप CBT 2 में, आप CBT 2 से लेके फाइनल तक आप उसी कैटेगरी में लगातार बने रहोगे। ठीक है, चलो ये दूसरा लाइन भी आपको अच्छा करते हैं कि समझ गए होगे। अब तीसरी लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं, कट ऑफ ब्रांच वाइज बनेगा या पोस्ट वाइज बनेगी। देखिए आपको भी पता है कि मैकेनिकल की कुछ भर्तियां जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़ गई हैं, इलेक्ट्रिकल की तो मैकेनिकल के साथ जुड़ गई हैं और SNT के साथ भी जुड़ गई हैं। तो आप कट ऑफ कैसे बनेगा, ब्रांच वाइज बनेगा, मैकेनिकल का अलग बनेगा, सिविल का अलग बनेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग बनेगा, SNT का अलग बनेगा, या पोस्ट वाइज बनेगा। तो देखिए ये आपकी जितनी भी पोस्ट है ना, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी ना वो पोस्ट वाइज बनेगी, पोस्ट वाइज बनेगी। मतलब जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे अभी मैंने समझाया था ना कि RDSO की कट ऑफ अलग बनेगी, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे चाहे मैकेनिकल रहे। उसी तरीके से कैरेज वैगन की अलग बनेगी, उसी प्रकार से लोको सेट की अलग बनेगी, जनरल इलेक्ट्रिकल की अलग बनेगी। अब जनरल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल भी रहेगा, मैकेनिकल भी रहेगा, तो इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो अलग अलग बनेगी, पोस्ट वाइज बनेगी, न कि ब्रांच वाइज बनेगी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी था। अब बात आ जाती है लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए अभी आपके पास टाइम है और आपने बहुत जेईई के लिए तो बहुत मेहनत किया ही होगा, इसमें हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार मैं यही बोलूँगा कि अब लास्ट टाइम में थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में वही ओलंपिक, विंबलडन, टेनिस प्रतियोगिता, नोबेल पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ ली। करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद से थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दे लीजिए ताकि आपकी मैथ की स्पीड अच्छी हो जाए। क्योंकि मैथ अगर आपने बीटेक डिप्लोमा किया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मैथ के बारे में आपको कुछ कहने की ज़रूरत है। मैथ आप लोग अच्छी होगी, रीजनिंग भी अच्छी होगी। साइंस के लिए थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स तो आपने पढ़ी लोगे, लेकिन बायो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कट ऑफ को आसानी से CBT1 में पार कर जाएंगे। कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है CBT1 में। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, जो चीज़ें मैंने समझाया उसमें नहीं समझ पाया, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और क्या पढ़ना है ये आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी टॉपिक लास्ट टाइम में पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन आप लोग कमेंट अधिक से अधिक करेंगे तभी, नहीं तो इतना तो मैं जान रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। जैसे ALP टेक्नीशियन में क्या है, कोई सब ITI के स्टूडेंट है और 12th लेवल के लोग हैं तो उनको गाइड करना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मैथ रीजनिंग आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको मान के चलना है कि यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा 70 के आसपास नंबर लाने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो कॉमन ही रहता है, तो 70 के आसपास ये लोग नंबर लाएंगे तो हो जाएगा। सिविल इंजीनियर में देखेंगे तो सिविल इंजीनियर में 60 के आसपास आप नंबर ला देते हैं तो किसी भी जोन में रहेंगे आप लोग सेफ रहेंगे। SNT डिपार्टमेंट जो होता है, SNT डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ जाएगी ये 70 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इसका रीजन थोड़ा सा अलग आपको समझा देंगे। क्योंकि SNT डिपार्टमेंट कट ऑफ जो है वो भी मान लीजिए 70 के आसपास रहेगी। CBT1 में तो कम ही रहेगी, 5 में जाके दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन तीनों की तो लगभग 70 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, सिविल की 60 के आसपास जाएगी। और इतना स्कोर ला लेते हैं तो CBT1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। CBT1 आप आसानी से क्रॉस कर जाओगे। ये जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का है, OBC SC स्टूडेंट और EWS अपना देख लीजिएगा उसी हिसाब से। चलिए ऐसा करते हैं कि जो चीज़ मैंने आप समझाने की कोशिश की उस चीज़ को समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।